नहीं नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। भाई वंश, बॉस लेई, कृपया हमारी जान बख्श दीजिए। हम गलत थे, हम जानते हैं कि हम गलत थे। भाइयों, हम बस एक पल के लिए लालच में अंधे हो गए थे और गलती कर बैठे। हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। जब निखिल और बाकी 8 लोगों को पता चला कि उन्हें फांसी दी जानी है, तो वे फूट फूट कर रोने लगे और अपनी जान की भीख मांगने लगे। हालांकि वहां मौजूद किसी पर भी उनकी दया की अपील का असर नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग मरने के लायक हैं। आकाश ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और जोर से बोला, चूंकि किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो चलिए फांसी शुरू करते हैं। उसी समय एक छोटा भाई एक ट्रे लेकर आया। ट्रे पर एक लाल कपड़ा था और उस लाल कपड़े पर एक पिस्तौल रखी थी। सूरज की रोशनी में पिस्तौल ठंडी सी चमक रही थी, देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते। पिस्तौल देखते ही निखिल और बाकी 8 लोग और भी जोर से चिल्ला उठे, मौत का सामना होने पर कोई भी टूट जाएगा। आकाश ने गहरी सांस ली और ट्रे से बंदूक उठा ली। फिर आकाश निखिल और बाकी लोगों के पास गया। जब निखिल और बाकी लोगों ने आकाश को अपनी तरफ आते देखा, तो वे सब डर के मारे सहम गए, चेहरा पीला पड़ गया और हताशा में पीछे हटने की कोशिश करने लगे, क्योंकि आकाश के हर कदम आगे बढ़ने के साथ उन्हें लग रहा था कि वे मौत के एक कदम और करीब आ रहे हैं। भाई आकाश, मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, मैं मरना नहीं चाहता। निखिल ने सिर जोर जोर से हिलाते हुए चीखा। आकाश की आंखों में एक ठंडी चमक कौंधी और उसने भारी आवाज में कहा, हम कभी भाई हुआ करते थे, लेकिन अब तुमने इतना जघन्य अपराध किया है, मैं तुम्हें कैसे माफ कर दूं? भाई आकाश, निखिल कर्कश स्वर में चिल्लाया। इतना कहने के बाद आकाश ने अपनी आंखें हल्की सी बंद कर लीं, और जब खोली तो उसकी आंखें लाल थीं। हम सब भाई थे और कोई भी ऐसा होता नहीं देखना चाहता था। आकाश वैसे भी बेहद वफादार और दिल से स्नेहशील इंसान है। जब उसने बंदूक उठाई तो उसका दिल दुख से भर गया। पुकारना, आकाश ने गहरी सांस ली, निखिल को ध्यान से देखते हुए बोला, निखिल, मुझे उम्मीद है कि अगले जन्म में तुम वही गलती दोबारा नहीं करोगे। इतना कहने के बाद आकाश ने निखिल के माथे पर गोली मार दी। टकराना, गोली चलने की आवाज गूंजी। गोली निखिल की खोपड़ी को भेद गई। निखिल की आंखें दहशत से चौड़ी हो गईं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। जब बाकी 7 लोगों ने निखिल को मरा हुआ देखा, तो वे घबराकर सिहर गए। मर गया, सचमुच मर गया। वहां मौजूद बाकी हॉल मास्टर और सीनियर अफसर भी सहम गए थे। धड़कते दिल के साथ वे खड़े रहे, बार बार खुद को समझाते हुए कि उन्हें किसी भी कीमत पर गद्दार नहीं बनना है। फिर आकाश ने संजय पर अपनी नजरें जमा दी। नहीं नहीं, भाई आकाश, हम भाई हैं, तुम मुझे नहीं मार सकते। संजय के चेहरे से ठंडा पसीना बह रहा था और उसका गला लगातार ऊपर नीचे हो रहा था। आकाश ने संजय को घूरकर देखा और बोला, मेरा आकाश का तुम्हारे जैसा कोई भाई नहीं है। इतना कहने के बाद आकाश ने बिना किसी झिझक के गोली चला दी। टकराना, एक और गोली चलने की आवाज सुनाई दी। संजय धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इसके तुरंत बाद आकाश ने लगातार गोलियां चला दी। बैंग 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 बैंग। गोलियों की बौछार के बाद बाकी 7 आदमी खून के तालाब में गिर पड़े। सिर्फ कमल ही जिंदा बचा था। 7 गोलियां चलाने के बाद आकाश ने गोली चलाना बंद कर दिया। कमल अंदर ही अंदर खुश होकर सोच रहा था, क्या मतलब मुझे मरना नहीं पड़ेगा? आकाश चिल्लाया, बर्बेरियन, कमल अब आपके हाथों में है। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, फिर थका हारा सा दिखने वाला आयुष बगल के दरवाजे से बाहर निकला। सबकी निगाहें आयुष पर टिक गई। उनकी आंखों में पछतावा और आत्मदोष साफ झलक रहा था, क्योंकि उन सबका मानना था कि आयुष ही हत्यारा था। लेकिन जैसा कि बाद में पता चला, सब लोग गलत थे। आयुष वंश के पास गया और भर्राई आवाज में बोला, भाई वंश, धन्यवाद। मेरा नाम साफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है, हम भाई हैं। वंश मुस्कुराया और उसने आयुष के कंधे पर थपथ पाया। आयुष ने सिर हिलाया और फिर आकाश के पास चला गया। भाई आकाश, धन्यवाद, आयुष ने भावुक होकर कहा। बायुकी सब अब तुम पर निर्भर है। आकाश मुस्कुराया और फिर पिस्तौल आयुष के हाथ में रख दी। आयुष ने बंदूक उठाई और कमल के पास चला गया। उसने कमल को घूरते हुए क्रोध और दुख से भरी आंखों के साथ कहा, कमल, मैं आयुष हमेशा से तुम्हें भाई मानता आया हूं। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? फिर भी तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो। तुम खुद से कैसे जी पाओगे? भाई आयुष, मुझसे गलती हुई, मुझे पता है मुझसे गलती हुई। कृपया भाई आयुष, मेरी जान बख्श दीजिए, कमल ने कर्कश स्वर में गिड़गिड़ाकर कहा। क्या मैं तुम्हारी जान बख्श दूं? आयुष ने कड़वाहट भरी हंसी हंसते हुए कहा, अगर मैं तुम्हें बख्श दूं तो मैं अपने शहीद भाइयों का सामना कैसे कर पाऊंगा? भाई आयुष,
कृपया कृपया मुझे मत मारो, कमल रोते हुए बोला। भाई, आपकी आत्मा को शांति मिले। अपने आखिरी शब्द कहते ही आयुष की आंख से एक आंसू निकला और उसने ट्रिगर दबा दिया। टकराना। गोली चलने की आवाज गूंजी। कमल की आंखें चौड़ी हो गईं और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इस समय तक सभी 8 गद्दारों को फांसी दी जा चुकी थी। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। हालांकि गद्दार को फांसी दे दी गई है, लेकिन ये तो जश्न का कारण होना चाहिए। फिर भी कोई खुश नहीं था। आखिरकार ये 8 लोग वही भाई थे जिन्होंने कभी सबके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई लड़ी थी। इसी क्षण लेईहू आगे बढ़ा और चिल्लाया, कोई इधर आओ। कुछ ही समय में कई गुंडे बाहर से अंदर घुस आए। उन 8 आदमियों की लाशें बाहर ले जाओ। लेईहू ने निखिल समेत 8 मृत लोगों की ओर इशारा किया। जी हां बॉस लेई, गुंडों ने सिंह हिलाया। फिर 8 लाशों को हॉल से बाहर ले गए। फिर लेईहू ने वहां मौजूद सभी लोगों पर नजर डाली और ऊंची आवाज में कहा, भाइयों, आप सबने आज देख लिया है। हमारा लौह रक्त गठबंधन किसी निर्दोष के साथ अन्याय नहीं करेगा, न ही किसी बुरे इंसान को बरी होने देगा। इसलिए मुझे उम्मीद है कि हर कोई इससे सीख ले। किसी संगठन की ग्रोथ और प्रोग्रेस के लिए सबका एकजुट होना जरूरी है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा दोबारा हो। क्या सबने सुना? हमने सुना है, सबने जोर से जवाब दिया। इसके अलावा चूंकि आयुष की निर्दोषता सिद्ध हो चुकी है, इसलिए उन्हें उनके मूल पद पर बहाल किया जाता है। क्या किसी को कोई आपत्ति है? लेईहू ने आगे कहा। नहीं, ठीक है, चूंकि कोई आपत्ति नहीं है तो चलिए आज का काम यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोग कृपया चले जाएं, लेईहू ने हाथ हिलाते हुए कहा। इसके बाद हॉल मास्टर और वहां मौजूद सीनियर मेंबर एक एक करके प्रेत रात्रि स्वर्ग से चले गए। सबके चले जाने के बाद लेईहू वंश के पास गया और मुस्कुराते हुए पूछा, भाई वंश, मैंने अभी अभी हालात कैसे संभाले? हम बुरा नहीं। तू धीरे धीरे बॉस की तरह दिखने लगा है, वंश मुस्कुराते हुए बोला। लेईहू मुस्कुराया, अपने गंजे सिर को छुआ और बोला, हे ठीक ठीक ठाक ठीक ठाक, ज्यादा घमंड मत कर बच्चे। जैसे जैसे क्लब बढ़ेगा तुझे बहुत कुछ सीखना होगा। वंश ने हल्की सी आह भरी और बोला, समझना पड़ेगा, बड़ा भाई होना आसान है, लेकिन बॉस होना मुश्किल। अरे वंश, जब तक तुम यहां हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सीखूं या न सीखूं। लेईहू हंस दिया। लेईहू, याद रखना, तुम लौहरक्त गठबंधन के नेता हो। अब से संगठन के सभी मामलों को संभालने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। मैं हमेशा के लिए यहां नहीं रहूंगा, समझे? वंश ने गंभीरता से कहा। भाई वंश, मैं समझ गया। लेईहू ने बेबसी से सिर हिलाया। ठीक है, मेरे माता पिता मर गए वाला चेहरा बनाना बंद कर। मैं अभी भी यही हूं, है ना? मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक लौहरक्त गठबंधन सही रास्ते पर नहीं आ जाता। वंश मुस्कुराया और लेईहू के कंधे पर थपथपाते हुए बोला, ठीक है, अब जब सब कुछ तय हो गया है, मैं जा रहा हूं। भाई वंश रुको। काओ वेंजिया ने वंश को बुलाया। क्या कुछ और है? वंश ने मुड़कर पूछा। भाई वंश, हम जियाओलोंग सोसाइटी के खिलाफ युद्ध कब शुरू करने वाले हैं? अक्षत ने पूछा। अक्षत, शैडो ग्रुप के भाइयों और गिरोह के बाकी भाइयों को पूरे शहर में यशवंत के ठिकाने की तलाश करने का आदेश दो। जब हमें यशवंत और उसका ग्रुप मिल जाएगा, तब हम जियाओलोंग सोसाइटी के खिलाफ जंग छेड़ेंगे, वंश ने कहा। ठीक है भाई वंश, मैं समझ गया। मैं अगले कुछ दिनों में भाइयों को यशवंत की जल्द से जल्द तलाश करने का आदेश दूंगा। काओ वेंजिया ने सिर हिलाया। उसके बाद वंश ने सबको अभिवादन किया और फिर प्रेत रात्रि स्वर्ग से गाड़ी चलाकर चला गया। जब वंश वहां से निकला तब शाम के 5 बज चुके थे, जो कंपनी के बंद होने का टाइम भी था। वंश सीधे रिया इंटरनेशनल के लिए रवाना हुआ। हालांकि कंपनी जाते वक्त उसके मोबाइल फोन पर एक कॉल आ गई। वंश ने फोन निकाला और उस पर नजर डाली। मोहिनी का फोन था। मोहिनी ने मुझे क्यों कॉल किया? हालांकि वंश ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और फोन उठा लिया। अरे मोहिनी, तुम मुझे इस टाइम क्यों फोन कर रही हो? क्या कुछ गड़बड़ है? वंश ने पूछा। तुम निर्दयी कमीने, क्या मैं तुम्हें बिना किसी कारण के फोन नहीं कर सकती? मोहिनी की शोक भरी आवाज आई। नहीं नहीं मोहिनी, आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं, चाहे कुछ कहना हो या न कहना हो, वंश ने रूखी हंसी हंसते हुए कहा। ठीक है, मजाक करना बंद करो। मैं तुमसे पूछ रही हूं, क्या तुम मुंबई वापस चले गए हो? हाँ, मैं वापस आ गया हूं। मैं कल मुंबई पहुंचा। ठीक है, तो आज रात ठीक 7 बजे रेड मेकअप क्लब में आ जाना। मोहिनी, आपको मेरी जरूरत किस लिए है? और आपको टाइम पर आना ही क्यों है? वंश थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बहुत बातें हो गईं। आज शाम के 7 बज गए हैं, लेट मत करना। अगर नहीं आए तो फिर कभी मुझसे मिलने मत आना।
गुस्से में ये बात कहने के बाद मोहिनी ने तुरंत फोन काट दिया। वंश ने फोन एक तरफ रख दिया, थोड़ा अवाक होकर मन में सोचने लगा, ये महिला आज इतनी गुस्से में क्यों लग रही है। मुझे नहीं लगता मैंने इसे नाराज किया है ना? हालांकि ये देखते हुए कि बहुत समय से मोहिनी से मुलाकात नहीं हुई थी और कॉल भी कम करता था, उसे डर लगा कि कहीं वो खुद को इग्नोर तो नहीं फील कर रही। लेकिन फिर वंश ने सोचा, मोहिनी और मैं कोई रोमांटिक रिश्ते में तो नहीं है, तो इसे एक दूसरे को नेग्लेक्ट करना कैसे माना जाएगा। वंश को सिरदर्द महसूस हुआ। उसने सिर खुजाया और मन ही मन कहा, जो भी हो आज रात तो जाऊंगा। आखिरकार मोहिनी उसके लिए वाकई बहुत महत्वपूर्ण थी। ये सोचते हुए वंश ने सिर हिलाया, एक सिगरेट जलाई और रिया इंटरनेशनल की ओर गाड़ी चलाना जारी रखा। 20 मिनट बाद कार रिया इंटरनेशनल के प्रवेश द्वार पर पहुंच गई। अपनी कार पार्क करने के बाद वंश सीधे कंपनी के अंदर गया और लिफ्ट से ऊपर चला गया। जब वो प्रेसिडेंट ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि रिया ने अपना सामान पहले ही पैक कर लिया था और वो अपना बैग लेकर बाहर आ रही थी। वंश, तुम वापस आ गए। जब रिया ने वंश को देखा तो उसके होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। वो झट से बोली, मैं अभी तुम्हें फोन करने ही वाली थी। अगर तुम नहीं आ सकते तो मैं खुद रूही को लेने जाऊंगी। हे, मैंने आज के काम निपटा लिए हैं, इसलिए वापस आ गया। वंश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ठीक है, चलो रूही को लेने चलते हैं। अच्छा। वंश ने सिर हिलाया और फिर रिया के साथ कंपनी से गाड़ी चलाकर चला गया। शहर के नंबर 1 मिडिल स्कूल के रास्ते में रिया ने वंश की ओर देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, वंश, क्या तुम आज रात घर पर खाना खाओगे? कुआं। वंश ने सिर खुजाते हुए कहा, रिया, आज रात मेरे एक दोस्त ने मुझे खाने पर बुलाया है, इसलिए सॉरी, मैं घर पर खाना नहीं खा पाऊंगा। रिया ने धीरे से ओह कहा और बोली, ठीक है, तो जल्दी घर आना याद रखना। अच्छा। वंश ने सिर हिलाया। दोनों ने पूरे रास्ते बातें की और 12 मिनट बाद शहर के नंबर 1 मिडिल स्कूल पहुंच गए। रूही को लेने के बाद वंश सीधे मेपल लीफ विला नंबर 6 की ओर चला गया। मैं शाम 6:30 बजे घर पहुंचा। ये महसूस करते हुए कि तय टाइम से बस आधा घंटा बचा है, वंश ने रसोई में खाना बना रही रिया को पुकारा, रिया, मेरे दोस्त के साथ मिलने का टाइम लगभग आ गया है, इसलिए मैं अब जा रहा हूं। ठीक है, सड़क पर सावधान रहना। रसोई से रिया की आवाज आई, मैं रखूंगा। वंश ने जवाब दिया, फिर विला से बाहर निकला, अपनी कार में बैठा और चला गया। वंश को इस तरह जाते देख गेम खेल रही रूही ने अपना कंप्यूटर एक तरफ फेंक दिया और सोफे से उछल पड़ी। वो चप्पलें पहने रसोई के दरवाजे की ओर भागी और बोली, बहन, तुमने वंश को जाने क्यों दिया? क्या हुआ? वंश ने कहा कि एक दोस्त ने उसे बुलाया था, इसलिए वो चला गया। रिया ने जवाब दिया, अरे बहन, इतनी रात हो गई है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि दूसरी औरतें वंश से संबंध बनाने की कोशिश करेंगी? रूही ने चिंता से कहा, तुम्हें इतनी चिंता क्यों है लड़की? अगर दूसरी औरतें उसे डेट पर जाने को कहें तो इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। रिया ने कहा, बहन, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है। भी बहुत अच्छा आदमी है, तुम्हें उसे थामे रखना चाहिए, नहीं तो उसे कोई दूसरी औरत छीन लेगी और तुम्हें बाद में पछतावा होगा। रूही ने जल्दी से कहा, तुम्हें क्या पता, छोटे बदमाश। रिया ने हंसते हुए और झुंझलाकर हाथ हिलाया और कहा, जाओ, बैठक में इंतजार करो, खाना जल्द ही तैयार हो जाएगा। रूही कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन जब रिया ने उसे घूरकर देखा तो वो आज्ञाकारी होकर बैठक कक्ष में वापस चली गई। रिया ने होंठ सिकोड़ लिए, ये सोचते हुए कि क्या उसे पहल करनी चाहिए, लेकिन उसने झट से अपना सिर हिला दिया। उसने पहले ही पहल कर ली थी, अब फैसला करना उस आदमी पर निर्भर था। एक ही समय पर वंश अपनी कार सड़क पर चला चुका था। आकाश धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। रात के समय व्यावसायिक सड़क जगमगाती रोशनी से जगमगाती है और चहल पहल से भरी रहती है। वंश सड़क पर तेजी से गाड़ी चलाते हुए आखिरकार 7 बजे से पहले रेड मेकअप क्लब के प्रवेश द्वार पर पहुंच गया। अपनी कार पार्क करने के बाद वंश क्लब में प्रवेश करने ही वाला था कि उसने प्रवेश द्वार पर मोहिनी को खड़ा देखा, जिससे उसे पल भर आश्चर्य हुआ। उस महिला ने एक पतला ग्रे कोट, अपनी लंबी गर्दन के चारों ओर एक काला रेशमी स्कार्फ, काले रंग की स्लिम फिट कैजुअल पैंट और हल्के भूरे रंग के ऊंची एड़ी वाले चमड़े के जूते पहने हुए थे, जो उसके लंबे पैरों को खूबसूरती से उभार रहे थे। उसके लंबे काले बाल उसके कंधों पर सहजता से लहरा रहे थे और उसका अंडाकार चेहरा हमेशा की तरह एक पूर्वी महिला के परिपक्व आकर्षण को दर्शाता था। उसकी त्वचा जेड की तरह सफेद थी, जो किसी बच्चे की त्वचा से भी अधिक दमक रही थी।
शरद ऋतु और सर्दियों के परिधानों में सजी मोहिनी ने अपने सुस्त और मोहक आकर्षण का कुछ हिस्सा खो दिया था और उसकी जगह एक आधुनिक शहरी महिला की सरल कामुकता का स्पर्श आ गया था। कुछ समय से मोहिनी को न देखने के कारण वंश ने उसे दोबारा देखकर मुश्किल से अपनी भावनाओं को काबू किया। उसका दिल सामान्य से तेज धड़क रहा था। मानना पड़ेगा कि ये महिला चाहे जैसे भी कपड़े पहने बेहद आकर्षक लगती है। वंश वंश को देखते ही मोहिनी ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाकर उसे अभिवादन किया। वंश ने हल्की सी मुस्कान दी और तेज कदमों से उसके पास पहुंचा। बुरा नहीं, बुरा नहीं, तुमने 7 बजे कहा था और तुम बिल्कुल टाइम पर हो, मोहिनी ने अपनी घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। बेशक, इतनी खूबसूरत महिला के साथ डेट पर मैं लेट नहीं हो सकता, वंश ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं सचमुच इतनी खूबसूरत हूं? मोहिनी ने मोहक मुस्कान के साथ पूछा। मुझमें और रिया में से कौन ज्यादा सुंदर है? वंश अवाक रह गया। लगता है चाहे औरतें हों या देवियां, सबको दूसरों से अपनी तुलना करना पसंद है। पहले की तरह ही रिया भी जिद करके पूछती थी कि कौन ज्यादा सुंदर है, वो या उसकी खूबसूरत मालकिन। मैं इसका जवाब कैसे दूं? और अब मोहिनी फिर से पूछ रही है कौन ज्यादा सुंदर है, वो या रिया। मैं इसका जवाब कैसे दूं? क्योंकि ये दोनों अपने अपने तरीके से खूबसूरत हैं। तुम किस बारे में दिवास्वप्न देख रहे हो, मुझे बताओ, मोहिनी ने कहा। कुंवा, वंश ने सिर खुजाया और हंसते हुए कहा। मोहिनी, आप और रिया दोनों ही बहुत खूबसूरत हैं, बिल्कुल देवियां। आपका जवाब बहुत सतही है ना? मोहिनी ने भौहें चढ़कर कहा। मोहिनी, मैं बहाने नहीं बना रहा, ये मेरी सच्ची भावना है, वंश ने बेबसी से कहा। उफ, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगी। तुम कितने बेवकूफ हो, एक अच्छी बात भी नहीं कह सकते। मोहिनी ने गुस्से से पैर पटका, फिर आगे बढ़कर वंश का हाथ पकड़ा और बोली। चलो चलें। कहाँ जाना है? वंश ने पूछा। मैंने अभी तक खाना नहीं खाया है, आपका क्या ख्याल है? मोहिनी ने जवाब में पूछा। चलो, खाने के लिए कोई जगह ढूंढते हैं। वंश मुस्कुराया, फिर मोहिनी के साथ कार में बैठा और रेड मेकअप क्लब से चला गया। रास्ते में मोहिनी, आप क्या खाना चाहेंगी? वंश ने पूछा। मोहिनी ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, वंश, चलो रात के खाने के लिए नंदनवन रेस्टोरेंट चलते हैं। दयालुता। वंश एक पल के लिए रुका, फिर बोला, हम नंदनवन में ही क्यों खाना चाहते हैं? मैंने सुना है कि वहां असली शाही व्यंजन परोसे जाते हैं और वे बेहद स्वादिष्ट होते हैं। साथ ही मैंने ये भी सुना है कि मुख्य शेफ एक प्रसिद्ध शाही शेफ हैं, जिनके पूर्वज सभी महल में शाही शेफ थे। मोहिनी की खूबसूरत आंखों में चमक आ गई और उसने कहा, मैं काफी समय से वहां खाना खाने जाना चाहती थी, लेकिन अकेले जाने में मुझे शर्म आ रही थी। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे साथ चलने के लिए कहूं। मोहिनी, अब जब आपने जिक्र किया है तो ये वाकई दिलचस्प लग रहा है। चलिए, वहां खाना खाने चलते हैं। वंश ने सिर हिलाया, फिर नेविगेशन चालू किया और नंदनवन रेस्टोरेंट की ओर गाड़ी चला दी। लगभग आधे घंटे की ड्राइव के बाद हम नंदनवन रेस्टोरेंट पहुंचे। रेस्टोरेंट का डेकोर बेहद स्टाइलिश दिखता है, जिसमें रेट्रो स्टाइल की झलक साफ नजर आती है। खासकर 3 बड़े अक्षरों में ऊठ नंदनवन को दमदार और भव्य शैली में लिखा गया है। ये एक रेट्रो शैली का रेस्तरां है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि मोहिनी ने यहां आने पर जोर दिया। क्योंकि मोहिनी को चाय समारोह, पारंपरिक पोशाक और प्राचीन संस्कृति पसंद है, और इस रेस्तरां का स्वाद भी कुछ ऐसा है जो महिलाओं को पसंद आता है। कार पार्क करने के बाद वंश और मोहिनी एक साथ रेस्तरां की ओर चल पड़े। जैसे ही हम रेस्टोरेंट में दाखिल हुए, सफेद रंग की कढ़ाई वाली साड़ी पहने एक वेट्रेस हमारे पास आई। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, सर और मैडम, क्या आपने रिजर्वेशन कराया है? नहीं, वंश ने सिर हिलाया, भौहें चढ़ाईं और पूछा, क्या हम यहां बिना रिजर्वेशन के खाना नहीं खा सकते? अरे बिल्कुल नहीं। वेट्रेस ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, सर, क्योंकि हमारे पास बैठने की जगह काफी लिमिटेड है, इसलिए अभी हमारे पास केवल एक वीआईपी कमरा ही उपलब्ध है। इसके अलावा वीआईपी कमरे में भोजन करने के लिए कम से कम 20,000 रुपये खर्च करने होंगे। क्या आप दोनों इससे सहमत हैं? इससे पहले कि मोहिनी कुछ बोल पाती, वंश ने सीधे कहा, 20,000 ठीक है, हमें वहां ले चलो। वेट्रेस एक पल के लिए रुकी, फिर उसके चेहरे के भाव सामान्य हो गए। आखिरकार, ये एक हाई लेवल रेस्तरां है और उन्होंने यहाँ कई धनी और प्रसिद्ध लोगों को देखा है। बहुत से लोग यहाँ खाने के लिए आते हैं क्योंकि उन्हें अपनी इज्जत बचाने की चिंता होती है और उन्हें इस बात की परवाह नहीं होती कि वे कितना पैसा खर्च करते हैं। फिर वेट्रेस ने कहा,
सर और मैडम, मुझे आपको कुछ और भी बताना है। ये क्या है? वंश ने पूछा। जी हाँ, महोदय। क्योंकि हमारा रेस्तरां प्रामाणिक शाही व्यंजन परोसता है, इसलिए हर व्यंजन सबसे पारंपरिक तरीकों का उपयोग करके बनाया जाता है। इसके अलावा हमारे शेफ हर व्यंजन की बारीकियों को लेकर बहुत सतर्क रहते हैं, इसलिए प्रत्येक व्यंजन को तैयार करने में अपेक्षाकृत लंबा समय लगता है, वेट्रेस ने कहा। प्रत्येक व्यंजन को तैयार करने में औसतन कितना समय लगता है? वंश ने पूछा। औसतन प्रत्येक व्यंजन को बनाने में आधा घंटा लगता है, इसलिए यदि आप दोनों 4 व्यंजन खाते हैं तो कम से कम 2 घंटे लगेंगे। अगर आप दोनों इंतजार कर सकते हैं तो मैं आपको वहां ले जाऊंगी। अगर आप इंतजार नहीं कर सकते तो आप रिजर्वेशन करा सकते हैं और अगली बार वापस आ सकते हैं, वेट्रेस ने ध्यान से कहा। मोहिनी, क्या आप चाहेंगी? वंश ने सिर घुमाकर मोहिनी से पूछा। मैं इसे खाना तो चाहती हूं, लेकिन क्या इसमें बहुत समय नहीं लग जाएगा? मोहिनी ने हिचकिचाते हुए कहा। हे, इन प्रामाणिक पारंपरिक व्यंजनों को बनाने में धीमी और सावधानी वाली मेहनत लगती है, इसलिए अगर थोड़ा टाइम ज्यादा लग भी जाए तो कोई बात नहीं, वंश मुस्कुराते हुए बोला। मोहिनी, जब तक आप खाना चाहेंगी, हम इंतजार करेंगे। ठीक है, तुमने खुद कह दिया, मेरा टाइम वेस्ट हुआ तो मुझे दोष मत देना। मोहिनी मुस्कुराई। खैर, आज रात के लिए मेरे पास कोई प्लान नहीं है, इसलिए मेरा पूरा टाइम आपका है। वंश मुस्कुराया और फिर वेट्रेस से बोला, हमें वहां ले चलो। ठीक है महोदय, महोदया, कृपया इधर आइए। वेट्रेस ने सिर हिलाया और फिर वंश और मोहिनी को एक वीआईपी कमरे में ले गई, जिसमें प्राचीन शैली और आलीशान वास्तुकला की झलक थी। निजी कमरा सुरुचिपूर्ण ढंग से सजा हुआ, साफ सुथरा और काफी विशाल था। वहां चंदन की लकड़ी की एक बड़ी मेज थी, जिस पर लगभग 10 लोग बैठ सकते थे। ये वाकई काफी इंप्रेसिव लग रहा था। वंश और मोहिनी के बैठने के बाद वेट्रेस ने पूछा, आप दोनों क्या ऑर्डर करना चाहेंगे? मैं शेफ को बता दूंगी और आपके लिए इसे जल्द से जल्द तैयार करवा दूंगी। वंश ने खूबसूरती से तैयार किया हुआ मेनू मोहिनी को देते हुए कहा। मोहिनी, इसे देखिए और चुनिए कि आप क्या खाना पसंद करेंगी। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आई, इसलिए मुझे नहीं पता कि यहाँ खाने के लिए क्या अच्छा है। आप तय कर लीजिए, मोहिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। मैं यहाँ पहले कभी नहीं आया, वंश ने सिर खुजाया, मेनू एक तरफ रखा और कहा। वेट्रेस, क्या आप कृपया शेफ से हमारे 4 खास व्यंजन तैयार करवा सकती हैं? साथ ही क्या यहाँ चाय भी मिलती है? सर, बिल्कुल, हमारे पास यहाँ कई तरह की चाय उपलब्ध हैं। क्या आपके पास ताइपिंग होकुई चाय है? वंश ने पूछा। सर, हमारे पास ताइपिंग होकुई चाय है, लेकिन ये थोड़ी महंगी है। एक केतली चाय बनाने में 5,000 रुपये लगते हैं, वेट्रेस ने कहा। पैसा कोई समस्या नहीं है, जब तक कि खाने का स्वाद अच्छा हो, वंश ने कहा। चिंता मत कीजिए महोदय, हमारे पास यहाँ एक चाय विशेषज्ञ हैं, वही चाय बना देंगे। ये स्वादिष्ट ही बनेगी, इसकी गारंटी है। वेट्रेस मुस्कुराई और बोली। क्या आप दोनों कुछ और मंगवाना चाहेंगे? अभी के लिए बस इतना ही, अगर हमें किसी चीज की जरूरत होगी तो हम आपको फिर से बुलाएंगे, वंश ने कहा। ठीक है, आप दोनों कृपया एक पल रुकिए। वेट्रेस के बोलने के बाद वह निजी कमरे से चली गई। निजी कमरे का दरवाजा बंद होने के बाद वंश ने सिर घुमाया और देखा कि मोहिनी उसे कोमल स्नेह से देख रही है। ओह मोहिनी, आप मुझे इस तरह क्यों देख रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ गंदा लगा है? वंश ने पूछा। नहीं, मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे बस तुम्हें देखना अच्छा लगता है, क्या ये मना है? हाँ बिल्कुल, बस आप देखते देखते थक मत जाना, वंश ने मुस्कुराकर कहा। मोहिनी ने हल्की सी आह भरी और बोली, वंश, मैं तुमसे इतना मोहित क्यों हूं? लुक्स में तुम बुरे नहीं हो, लेकिन कोई बहुत ज्यादा हैंडसम भी नहीं हो। पर्सनैलिटी भी कोई खास नहीं, थोड़े कंजर्वेटिव हो और थोड़ा सा बोरिंग भी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, तुम्हें लड़कियों का दिल समझ ही नहीं आता। वंश हंसते हुए थोड़ा झुंझलाकर सिर हिलाया और बोला, मोहिनी, अब जब आपने बोल ही दिया है तो ऐसा लग रहा है मुझ में बस कमियां ही कमियां हैं, एक भी अच्छी बात नहीं है। मोहिनी खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, तू छोटा बदमाश, कमियां तो हैं, लेकिन खूबियां भी तो हैं। और फिर क्योंकि मुझे तू पसंद है, इसलिए तुम्हारी खूबियां भी पसंद हैं और कमियां भी। वंश एक पल को सन्न रह गया, समझ ही नहीं आया क्या रिएक्ट करे, और ऊपर से इसमें कुछ गड़बड़ सी भी लग रही थी। मोहिनी ने वंश को प्यार भरी नजरों से देखा और पूछा, वंश, क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? अच्छा मोहिनी, हम यहां खाना खाने आए थे ना, रिश्तों की बातें क्यों कर रहे हैं? वंश ने बेबसी से बोला, टॉपिक मत बदलो।
मैं बस एक सवाल पूछ रही हूं, क्या तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं? मोहिनी ने वंश को ध्यान से देखा और जवाब मांगा। वंश ने उसकी आंखों में देखा, हल्की सी सांस छोड़ी और सिर हिलाकर बोला, हाँ, पसंद करता हूं। अगर पसंद करते हो तो मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते? मोहिनी के चेहरे पर जिद थी। वो बोली, हम एक दूसरे को इतने लंबे टाइम से जानते हैं और मैंने कितनी बार अपना दिल तुम्हारे सामने रख दिया है, लेकिन तुम लकड़ी के ठूंठ जैसे कोई रिएक्शन ही नहीं। क्यों? क्या मैं उतनी सुंदर नहीं हूं? क्या मैं उतनी अच्छी नहीं हूं? आज दोपहर से जब वंश को मोहिनी का फोन आया था तभी से उसे फील हो गया था कि कुछ तो गड़बड़ है, और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। मतलब ये महिला आज अपना दिल साफ साफ कहना चाहती थी। वंश ने बेबस नजर से मोहिनी को देखा, एक पल झिझका, फिर बोला, मोहिनी, सच बताऊं तो मेरी गर्लफ्रेंड है, बल्कि मेरी टू गर्लफ्रेंड है। वंश की बात सुनकर मोहिनी का चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रहा। वो बोली, मुझे पहले से पता था, एक का नाम नेहा है और दूसरी का नाम आयुषी है ना? वंश चौंक गया। उसके होंठ हिले और वो बोला, मोहिनी, तुम्हें शुरू से सब पता था? वंश का शर्मिंदा चेहरा देखकर मोहिनी शरारती सी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हें सच में लगता है मैं बेवकूफ हूं? मैं तो तुम पर लगातार नजर रख रही हूं, मुझे कैसे नहीं पता चलेगा? और मैंने उन दोनों लड़कियों के बारे में भी पता किया है, दोनों अच्छी हैं। बस अजीब यह है कि नेहा अब मुंबई में नहीं है, वो मुंबई छोड़कर चली गई। नेहा का ख्याल आते ही वंश के दिल में दर्द की लहर दौड़ गई और नजरों में धुंध सा उतर आया। ये पहली बार था जब मोहिनी ने वंश को इतना टूटा हुआ देखा था, और उसने वंश की आंखों में थकान, बेबसी सब देख लिया। वो कहाँ गई? मोहिनी ने धीरे से पूछा। मुझे बिल्कुल नहीं पता, वंश ने सिर हिला दिया। वो जानता था कि नेहा प्राचीन मार्शल आर्ट की दुनिया में गई है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वहां जाने का रास्ता क्या है। जब वक्त आएगा, अगर हम नेहा को ढूंढना चाहेंगे तो पहले उस प्राचीन मार्शल आर्ट वाली दुनिया का एंट्री गेट ही ढूंढना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाना, वरना वहां जाना भी टाइम वेस्ट होगा। उफ, छोड़ो, इस पर और बात नहीं करते। मोहिनी ने टॉपिक बदलते हुए कहा, मुद्दे पर आते हैं वंश, तुम्हारे पास पहले से टू गर्लफ्रेंड है, तो एक और होने से क्या फर्क पड़ेगा? अरे, ये सुनकर वंश एकदम हक्का बक्का रह गया। इसमें गलत क्या है? मुझे तो तुम पसंद हो। तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है मुझे फर्क नहीं पड़ता। देखो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम्हें इतनी परेशानी क्यों हो रही है? मोहिनी ने एकदम नॉर्मली कहा। लेकिन मोहिनी, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आप तो बेस्ट डिजर्व करती हैं, वंश ने आह भरकर कहा। मुझे बताओ, बेस्ट कौन सा है? मोहिनी ने वंश की आंखों में देखकर धीरे से कहा, मेरी नज़र में अपने चाहने वाले के साथ रह पाना ही सबसे बेस्ट है। 1 साल पहले जब तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी दिन से मेरा दिल तुम्हारा है। मेरी जिंदगी में अब किसी और के लिए जगह नहीं होगी। हो सकता है तुम सबसे बेस्ट या सबसे पावरफुल ना हो, लेकिन मेरे दिल में तुम ही सबसे बेस्ट हो, सबसे सही हो। वंश ने कड़वी सी मुस्कान के साथ पूछा, मोहिनी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूं? मोहिनी हंसकर बोली। वंश ने बिना जवाब दिए बस चुपचाप उसे देख लिया। हो सकता है दूसरों की नज़र में मैं सच में बेवकूफ हूं, मोहिनी ने हल्की सी आह भरी और आगे बोली, लेकिन अगर इससे मैं बेवकूफ भी बन जाऊं तो भी मुझे मंजूर है। सच बोलूं तो मेरी सोच बहुत सिंपल है। मैं बस इतना चाहती हूं कि आगे चलकर मेरी लाइफ में कोई ऐसा हो जो मेरे साथ खड़ा रहे, जिसे हर वक्त मेरे साथ चिपकर रहने की जरूरत न हो, और जो हर वक्त मुझे खुश करने की कोशिश भी न करे। बस जब मैं आगे नहीं बढ़ पाऊं तो मेरा सहारा बन जाए, और जब मैं उदास हो जाऊं तो मुझे संभाल ले, ताकि मैं इतनी असहाय और अकेली फील न करूं। बस इतना काफी है, मोहिनी। वंश ने उसके गोरे, खूबसूरत चेहरे को प्यार से देखते हुए धीरे से कहा, मैं सच में कोई अच्छा इंसान नहीं रहा। पहले मेरी जिंदगी बहुत उलझी हुई थी। वंश, तुम पहले जैसे भी रहे हो, मेरे लिए वही वंश है जो अभी है, जो मेरे सामने बैठा है, जो हर बार खतरा आता है तो मुझे तूफान से बचाकर निकाल ले जाता है। मोहिनी की निगाहें धीरे धीरे सख्त हो गईं। वो सीधा वंश को देखती रही, लाल होंठ हल्के से खुल गए। इस जिंदगी में मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। मैं तुमसे पूरी तरह प्यार कर बैठी हूं, वंश। जैसे ही उसकी बात खत्म हुई, प्राइवेट रूम एकदम खामोश हो गया। फूं हफ, वंश ने सिगरेट जलाई, एक गहरा कश लिया और फिर धुआं लंबा सा छोड़ दिया। पूरा 1 मिनट कमरे में सन्नाटा रहा।
फिर वंश के होंठ हल्के से ऊपर उठे, एक राहत भरी मुस्कान आ गई। इतने टाइम तक भागते रहने के बाद अब उस औरत को जवाब देने का वक्त आ गया था। क्योंकि जब प्यार है तो फिर दिल खोलकर प्यार करना चाहिए। मैं उस खूबसूरत औरत को निराश नहीं करूंगा, खुद को भी नहीं और प्यार को भी नहीं। वंश मुस्कुराया और धीमे से बोला, कितनी बेवकूफ औरत है। इस वक्त मोहिनी बहुत नर्वस थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लेकिन अब वंश की मुस्कान और उसके शब्द सुनकर उसके चेहरे पर खुशी छलक गई। तो क्या हुआ अगर मैं बेवकूफ हूं? मोहिनी खड़ी हुई और वंश को एक दिलकश मुस्कान दी। फिर वो वंश के पास आई, झुकी और धीमे से बोली, मुझे कोई पछतावा नहीं है। वंश ने और कुछ नहीं कहा, उसने अपने एक्शन से जवाब दे दिया। उसने हाथ बढ़ाकर मोहिनी की नरम कमर थाम ली, उसे अपनी बाहों में खींच लिया। फिर एक हाथ से उसका सिर संभाला, झुककर उसे गहराई से चूम लिया। वो किस गहरा भी था और बेहद इमोशनल भी। वंश ने पिछले 1 साल में जो भी दबा रखा था, सब उस किस के जरिए उस तक पहुंचा दिया। मोहिनी की आंखें यकीन न होने से फैल गईं। उसने सोचा भी नहीं था कि वंश अचानक उसे इतना जोश से चूम लेगा। लेकिन अगले ही पल उसे वंश के प्यार का एहसास हो गया। वंश के जवाब में उसकी आंखों में आंसू भर आए, पर वो आंसू खुशी के थे। 1 साल से ज्यादा टाइम की वेटिंग और निगरानी आखिरकार रंग ले आई। दोनों उस मीठे किस में इतने डूबे थे कि उन्हें पता ही नहीं चला वेट्रेस कब अंदर आ गई। सर, मैडम, आप दोनों कितने क्यूट हैं। चाय का बर्तन लिए वेट्रेस मुस्कुराकर बोली। वेट्रेस की आवाज सुनते ही वंश और मोहिनी दोनों चौंक कर अलग हो गए। आह! मोहिनी जल्दी से सीधी हुई और जैसे ही उसने देखा कि वेट्रेस साइड में खड़ी उन्हें देख रही है, उसका गोरा खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो भागकर वंश के सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। सिर हल्का सा झुका लिया, शर्म के मारे किसी से नजर नहीं मिल पा रही थी। सर, मैडम, ये रही आपकी चाय। वेट्रेस ने मेज पर चाय रखी और फिर बोली, मैं उम्मीद करती हूं आप दोनों हमेशा ऐसे ही एक दूसरे से प्यार करते रहें और डेडिकेटेड रहें। थैंक यू, वंश ने मुस्कुराकर कहा। वेट्रेस ने सिर हिलाया और प्राइवेट रूम से निकल गई। वेट्रेस जाते ही मोहिनी ने ऊपर देखा और नखरे से बोली, तुम बदमाश, तुम्हें पता था। वेट्रेस पहले ही अंदर आ चुकी थी। वंश मुस्कुराया और बोला, पता है। वो करीब 1 मिनट से अंदर थी। अरे बाप रे, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अगर कोई और हमें उस हालत में देख लेता तो कितनी शर्म आती। मोहिनी ने कहा, मैं अपनी ही गर्लफ्रेंड को किस कर रहा था, कोई देख भी ले तो क्या, इसमें बड़ी बात क्या है? वंश मुस्कुराकर बोला। वंश की बात सुनकर मोहिनी के दिल में मिठास सी दौड़ गई, मगर वो नाखुश बनने की कोशिश करके बोली, आज तो माफ कर रही हूं, लेकिन दोबारा ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, दोबारा नहीं करूंगा। वंश ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। उन दोनों के बीच जो अनकही सी दीवार थी, वो टूट गई और दूर होने के बजाय वो और करीब आ गए। वैसे वंश, इस बार तुमने चाइना में क्या किया? कहीं तुम छुट्टी मनाने तो नहीं गए थे? मुझे तो भरोसा नहीं हो रहा, मोहिनी ने पूछा। वाकई में तुम जानना चाहती हो? हाँ, मुझे जानना है। ठीक है, चलो पहले चाय पी लेते हैं, फिर मैं बताता हूँ। वंश ने सिर हिलाया, फिर चायदानी उठाई और 2 कप चाय डाल दी। इसके बाद वंश ने मोहिनी को चाइना में किए गए अपने सारे काम बताने शुरू कर दिए। हालांकि वंश ने इसे बस एक कहानी की तरह सुनाया, लेकिन सुनते सुनते मोहिनी का दिल तेज धड़कने लगा और काफी देर तक बेचैनी बनी रही। वंश के बोलने के बाद भी मोहिनी कुछ पल तक स्तब्ध रही। उसने चाय का कप उठाया, एक घूंट लिया और बोली, वंश, अगर तुम कभी इतना खतरनाक काम करने वाले हो तो कम से कम मुझे पहले बता दिया करो ना, वरना अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे पता भी नहीं चलेगा। ये कैसी बकवास है? मुझे इतनी आसानी से कोई मुसीबत में डाल ही नहीं सकता। वंश मुस्कुराकर बोला, लेंग यू, तुम जानती हो मैं कितना पावरफुल हूं। हाँ, आप ही सबसे बेस्ट हैं, मोहिनी ने आंखें घुमाकर कहा। लेकिन चाहे तुम कितने भी स्किल्ड हो, अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है, ध्यान रखूंगा। वंश ने सिर हिला दिया। वो जानता था कि वो उसकी फिक्र कर रही है। दोनों बातें करते रहे और 2 घंटे बाद 4 प्रामाणिक शाही डिश परोस दी गईं। लेकिन खाना खाते खाते बीच में वंश के फोन पर एक कॉल आ गया। वंश ने फोन निकाला और देखा अननोन नंबर था। कौन कॉल कर रहा है? वंश ने होंठ सिकोड़ लिए, फिर कॉल उठा लिया। हेलो, कौन बोल रहा है? वंश ने पूछा। हेलो, क्या आप श्रीवंश हैं? फोन के दूसरी तरफ से गहरी आवाज आई। जी हाँ, मैं वंश हूं, आप कौन? वंश ने पूछ लिया। हेलो मिस्टर वंश, मैं अंशुल माथुर, मुंबई सैन्य क्षेत्र का कमांडर हूं। कमांडर अंशुल माथुर? वंश एक पल को रुका, फिर बोला,
मिस्टर माथुर, लगता है हम एक दूसरे को नहीं जानते। आपको मुझसे क्या काम है? हे। मिस्टर वंश, आज कॉल इसलिए किया है क्योंकि मुझे अपने सीनियर्स से एक टास्क मिला है। कमांडर ने मुझे कुछ भेजा है और कहा है ये आपके लिए गिफ्ट है, तो मैंने सोचा अभी आपको दे दूं। गिफ्ट? वंश ने थोड़ा सोचा, फिर उसे याद आ गया। कुछ दिन पहले दिल्ली में ब्लैक टाइगर ने कहा था कि वो उसे एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं और वो मना नहीं कर पाया था, तो उसने हाँ कर दी थी। मिस्टर माथुर, जिस गिफ्ट की आप बात कर रहे हैं, क्या वो ब्लैक टाइगर ने मेरे लिए भेजा है? वंश ने पूछा। जी हाँ, मिस्टर वंश, अंशुल माथुर ने जवाब दिया। फिर आदर से पूछा, मिस्टर वंश, आप अभी कहाँ हैं? क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी आपको हैंडओवर कर दूं? मैं अभी बाहर डिनर कर रहा हूं, घर पर नहीं हूं। क्या हम ये किसी और दिन कर सकते हैं? मिस्टर वंश, हम आपके लिए गिफ्ट लेकर आ रहे हैं। आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप कहाँ डिनर कर रहे हैं? हम अभी वहीं पहुंचा देंगे। अंशुल माथुर की बात सुनकर वंश ने बेबसी से सिर हिला दिया। लगता है जब तक आज रात टारगेट पूरा नहीं होगा, अंशुल माथुर छोड़ने वाले नहीं हैं। वंश ने होंठ सिकोड़कर कहा, ठीक है मिस्टर माथुर, मैं नंदन वन में डिनर कर रहा हूं, आप यहीं ले आइए। ठीक है मिस्टर वंश, कृपया एक पल रुकिए, हम तुरंत पहुंचा देंगे। अंशुल माथुर ने सम्मान से कहा, ठीक है, मैं वेट करूंगा। वंश ने कहा और कॉल काट दी। वंश, अभी किसका फोन था? मोहिनी ने जिज्ञासा से पूछा। ओह, फोन करने वाले का नाम अंशुल माथुर है। वंश ने कैजुअली कहा। क्या अंशुल माथुर? ये सुनते ही मोहिनी चौंक गई। वंश, वो अंशुल माथुर बहुत पावरफुल आदमी है। वो मुंबई सैन्य क्षेत्र का कमांडर इन चीफ है। उसके पास न सिर्फ बहुत पावर है, बल्कि वो एक पूरी फोर्स भी लीड करता है। कह सकते हो मुंबई शहर का टॉप अफसर भी उसे बहुत रिस्पेक्ट देता है। ओह, इतना बड़ा आदमी है। वंश मुस्कुराया, फिर खाना उठाकर खा लिया। बिल्कुल, वो मुंबई सैन्य क्षेत्र का कमांडर इन चीफ है, पावरफुल नहीं होगा तो अजीब नहीं लगेगा। मोहिनी ने कहा और फिर पूछा, पर उसने तुम्हें कॉल करके क्या चाहा? ओह, समझा। फिर वंश ने मोहिनी को ब्लैक टाइगर के गिफ्ट वाले इरादे की बात बता दी। ये सुनकर मोहिनी के चेहरे पर झटका साफ था। वो बोली, वंश, कमांडर तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं, ये तो अच्छी बात है। और लीडर का दिया गिफ्ट तो वैसे भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ही होगा। बहुत लोगों को तो पूरी जिंदगी में ऐसा मौका नहीं मिलता। और तुम उल्टा बहाने बना रहे हो, सच में समझ नहीं आता तुम क्या सोच रहे हो। वंश बेबस मुस्कान के साथ बोला, सच तो ये है, मैं वो गिफ्ट लेना नहीं चाहता। दरअसल वंश समझता था कि ब्लैक टाइगर ये सब इसलिए कर रहा है ताकि उसे इंडिया से बांधकर रखा जाए और आगे चलकर अगर कोई मिशन हुआ तो उसे दोबारा बुलाया जा सके। मतलब ये सब प्रोसेस ही है। मोहिनी ने आंखें घुमाकर कहा, ठीक है, फायदा उठा लेने के बाद अब मासूम बनने का नाटक मत करो। कमांडर माथुर खुद बाद में तुम्हें गिफ्ट देने आने वाले हैं, तुम्हारा वाकई बहुत असर है। वंश बस मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। आखिर बहुत लोग बस चमक धमक और गिफ्ट देखते हैं, उसके पीछे का मतलब नहीं। नॉक नॉक नॉक। उसी वक्त दरवाजे पर दस्तक हुई। ऐसा नहीं हो सकता, अभी तो फोन रखा है और ये लोग पहले से आ गए। वंश ने बुदबुदाकर कहा, कौन है? हेलो सर, मैं विवेक, स्टोर का मैनेजर। बाहर से एक आदमी की आवाज आई। ओह, मैनेजर विवेक, अंदर आइए, वंश ने कहा। कुछ ही सेकंड में दरवाजा खुल गया। काले सूट में सलीके वाला एक अधेड़ आदमी अंदर आया। वही विवेक था, नंदन वन का मैनेजर। मैनेजर विवेक, क्या बात है? वंश ने पूछा। विवेक एक पल झिझका, फिर बोला, सर, क्या आप कहीं और डिनर करना चाहेंगे? कहीं और? वंश ने उसकी तरफ देखा और पूछा। हम यहां आराम से खा रहे हैं, आप हमें यहां से जाने को क्यों कह रहे हैं? विवेक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, सर, बात यह है कि कुछ मेहमान आए हैं और उन्होंने कहा है कि वो इसी प्राइवेट रूम में खाना चाहते हैं, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करने आया हूं। अगर आप लॉबी में शिफ्ट हो जाएं, तो मैं आज के बिल पर 50% डिस्काउंट दे दूंगा। ये सुनते ही वंश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। मैनेजर विवेक, जब मैं यहां बैठकर खा रहा हूं, तो क्या आपको लगता है मेरे पास पैसों की कमी है? वंश ने ठंडे स्वर में कहा। जी नहीं सर, मुझे पता है आपके पास पैसों की कमी नहीं है। 50% डिस्काउंट मैं बस रेस्टोरेंट की तरफ से माफी के तौर पर दे रहा हूं, विवेक ने कहा। मैनेजर विवेक, जो बाहर आए हैं, क्या वो कोई शाही परिवार या कुलीन लोग हैं? वंश ने पूछा। सिर्फ इसलिए कि उन्हें यहां खाना है, हमें अपनी सीट क्यों छोड़नी चाहिए? मोहिनी ने गुस्से में कहा। मैडम, वो लोग भले शाही परिवार से न हो, लेकिन इनका इन्फ्लुएंस बहुत है। अगर आप दोनों ने उन्हें नाराज कर दिया
तो आपको कोई फायदा नहीं होगा, विवेक ने गंभीरता से कहा। वाह, बड़ा दम है। वंश मुस्कुराया और बोला, मैनेजर विवेक, आखिर यह कौन? क्या कोई नेशनल लीडर आ गए हैं? अरे सर, आप मजाक कर रहे हैं। कमांडर भला यहाँ डिनर कैसे करेगा? विवेक ने सिर हिलाकर कहा। उन मेहमानों में एक बड़े स्टार आर्यन हैं और दूसरे फेमस डायरेक्टर लोकेश सरीन हैं। आर्यन, लोकेश सरीन? वंश ने सिर खुजाकर कहा, ये दोनों इतने बड़े हैं, मैं तो इन्हें जानता ही नहीं। मोहिनी ने बात आगे बढ़ाई, मैंने इनके बारे में सुना है। आर्यन एक मेल सेलिब्रिटी हैं, सुना है, बहुत पॉपुलर हैं। लोग उन्हें छोटा ताज़ा मांस वगैरह कहते हैं। और लोकेश सरीन इंडिया फेमस डायरेक्टर हैं। उनकी करीब 1 दर्जन फिल्मों की कुल बॉक्स ऑफिस कमाई 6 अरब रुपए से ज्यादा हो चुकी है, इसीलिए उनका निकनेम 6 अरब रुपए डायरेक्टर पड़ गया। विवेक मुस्कुराया और बोला, जी हाँ, मैडम को काफी नॉलेज है। तो क्या आप दोनों कोऑपरेट करेंगे? वंश ने सिर हिलाकर कहा, मैनेजर विवेक, क्या आपके रेस्टोरेंट में पहले आओ पहले पाओ वाला नियम नहीं चलता? हम पहले आए और हमारा खर्च 20,000 रुपए से ऊपर जा चुका है, तो हम ये प्राइवेट रूम क्यों छोड़ें? और आप जाकर उस फेमस डायरेक्टर को भी बता दीजिए, हम ये जगह नहीं छोड़ेंगे। उन्हें खाना है तो लॉबी में जगह ढूंढ ले, नहीं खाना तो चले जाएं। सर, आप एक बार फिर सोच लीजिए, विवेक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। मैं कुछ नहीं सोच रहा। लोकल अफसरों के आगे झुकने का सवाल ही नहीं। जो मैंने कहा वही बोल दो। अगर उन्हें दिक्कत है तो आकर मुझसे बात कर ले, वंश ने कहा। आह, ठीक है फिर। विवेक ने सिर हिलाया और मुड़कर बाहर चला गया। वंश, आजकल लोग क्या हो गए हैं, सेलिब्रिटी और डायरेक्टर भी तानाशाहों की तरह चलने लगे हैं। खुद को बहुत ऊपर समझते हैं। हाँ, बड़ा मजेदार है, मोहिनी ने झुंझलाकर कहा। छोड़ो उन लोगों को, मूड खराब मत करो, चलो खाना खाते हैं। वंश ने होंठ दबाए, उसने उन दोनों को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया। लेकिन वंश की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि धड़ाम, दरवाजा जोर से लात मारकर खोल दिया गया। अचानक कई लोग बाहर से अंदर घुस आए। अरे साहब, बात कर लेते हैं, गुस्सा मत कीजिए, प्लीज एक्साइटेड मत होइए, विवेक साइड से समझाने की कोशिश करता रहा। पर उन लोगों ने विवेक को पूरी तरह इग्नोर किया और अंदर आते आते उसे एक तरफ धक्का दे दिया। तुम दोनों बहरे हो क्या? मैनेजर विवेक की बात नहीं सुनी। एक जवान दौड़कर आया और वंश व मोहिनी पर चिल्लाने लगा। वंश ने उस लड़के को देखा और एक पल को ठिठक गया। उसकी नाक छोटी, ठुड्डी नुकीली, होंठ गुलाबी और बाल मीडियम लेंथ के चांदी जैसे भूरे रंग के। ऊपर से उसके चेहरे पर फाउंडेशन की मोटी परत थी। आंखों में आईलाइनर और आईशैडो, कुल मिलाकर वो जरूरत से ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वंश ने भौहें चढ़ाकर पूछा, पहले चिल्लाना बंद कर। मैं पूछ रहा हूं, तू मर्द है या औरत? ये लड़का है या लड़की? छी! वंश का सवाल सुनते ही मोहिनी जोर से हंस पड़ी। तुम? वो जवान तुरंत भड़क गया। उसे ऐसे सवाल बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने वंश को घूरकर दहाड़ा, ओए बदमाश, सुन, मैं असली मर्द हूं। असली मर्द? हम लगता तो नहीं, वंश ने होंठ सिकोड़कर कहा। खैर, तेरे जेंडर को छोड़, तू है कौन? क्या तू मुझे पहचानता भी नहीं? वो जवान शॉक होकर अविश्वास से वंश को देखने लगा। क्या आप फेमस हैं? तो क्या मुझे आपको जानना ही पड़ेगा? वंश ने हल्की सी मुस्कान के साथ पूछा। सर, एक्टिंग मत कीजिए, हमारे आर्यन इंडिया के सुपरस्टार हैं। इंस्टाग्राम पर ही उनके 40 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं और दुनिया भर में अनगिनत फैन हैं, आप उन्हें कैसे नहीं जानते? उसी वक्त प्राड़ा का बैग लिए भारी बदन वाली एक अधेड़ औरत चलकर वहां आ गई। लेकिन मैं उन्हें सच में नहीं जानता और मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को ज्यादा फॉलो भी नहीं करता। वंश ने कंधे उचका दिए, फिर मोहिनी की तरफ देखकर पूछा, मोहिनी, क्या तुम इस बंदे को जानती हो? क्या ये सच में इतना फेमस है? इसने कौन सी अच्छी फिल्में की हैं या कौन से बढ़िया गाने गाए हैं? मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, मुझे भी नहीं पता, मैंने इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या तुम लोग गंवार हो? हमारे आर्यन तो इंडिया गोल्डन हॉर्स अवार्ड्स के बेस्ट एक्टर रह चुके हैं और जबरदस्त पॉपुलर हैं। और हमारा आर्यन लगातार कई सालों से प्लैटिनम रिकॉर्ड आर्टिस्ट भी रहा है। मोटी औरत ने छाती फुलाकर कहा। ठीक है सिस्टर वर्मा, इन दोनों गंवारों से बहस करना बंद करो, वैसे भी इन्हें क्या समझ आएगा। इन्हें जितनी जल्दी हो सके यहां से बाहर निकालो, हमें अभी भी खाना खाना है। आर्यन ने झुंझलाकर हाथ हिला दिया। ठीक आर्यन। मोटी औरत ने सिर हिलाया, फिर अपने बैग से नोटों के 4 गट्ठे निकाले और मेज पर पटक दिए। ये 40,000 रुपए हैं।
पैसे लो और फटाफट यहां से निकलो। डायरेक्टर त्रिपाठी और मेरा बेटा आर्यन अभी खाना खाने वाले हैं। अपना पैसा उठाओ और खुद निकलो, क्योंकि आज रात मेरा मूड अच्छा है। वंश ने लापरवाही से कहा। तुमने क्या कहा? तुमने सच में हमें बाहर जाने को कहा? मोटी औरत ने अविश्वास से वंश को घूरा। तुम्हें पता है हमारा मालिक कौन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बात करने की? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बॉस कौन है। मैंने कहा बाहर निकलो, सुना नहीं? वंश की आवाज और ठंडी हो गई। ओए बदमाश, इतनी बदतमीजी करने की हिम्मत मत करना। आर्यन आगे बढ़ा, जमीन की तरफ इशारा करके बोला, आज रात ये प्राइवेट रूम मेरा है। मैं तुम दोनों को सलाह देता हूं, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, वरना मैं गारंटी देता हूं तुम दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। हे, मैं भी देखूंगी तुम हमें पछतावा कैसे करवाते हो। मोहिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। आर्यन इतना पॉपुलर स्टार था, हमेशा फैंस से घिरा रहता था, करोड़ों फॉलोअर्स, और उसने पहले कभी ऐसे कृतघ्न लोग नहीं देखे थे। वो बगल में खड़े विवेक की तरफ मुड़ा, दांत पीसकर बोला, मैनेजर विवेक, मैं ऑर्डर दे रहा हूं, इन दोनों को अभी के अभी बाहर निकालो। श्री आर्यन, ये हमारा अपना रेस्टोरेंट है, हम अपने कस्टमर को ऐसे जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं? विवेक ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा। ऐसा करते हैं श्रीमान आर्यन, मैं आपके लिए बाहर कोई बेहतर जगह ढूंढ देता हूं, कैसा रहेगा? तुमने ये क्या बोल दिया? आर्यन ने विवेक को घूरकर गुस्से से कहा, मैं लाखों लोगों का चहेता सुपरस्टार हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे आम लोगों के साथ बैठाकर खाना खाने देने की? अगर वो आम लोग मक्खियों की तरह मेरे आसपास मंडराते रहेंगे तो मैं खाना कैसे खाऊंगा? सोचते ही घिन आती है। अच्छा श्रीमान आर्यन, क्या मैं आपके लिए कोई दूसरा प्राइवेट रूम ढूंढ दूं? विवेक ने फिर से मुस्कुराकर कहा। तुम मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो क्या? आर्यन विवेक पर चिल्लाया। मुझे आज रात इसी प्राइवेट रूम में खाना है, और तुम्हें इन दोनों कमीनों को यहां से बाहर निकालना ही होगा। तुम्हें अपने रेस्टोरेंट के बिजनेस की टेंशन लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें पता है मेरे कितने फॉलोअर्स हैं? बस मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट का प्रमोशन इंस्टाग्राम पर कर दूंगा, तुम्हारा रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर जाएगा। ये हम अपने रेस्टोरेंट में ऐसा नहीं कर सकते। विवेक बस वही बनावटी मुस्कान दे पाया। मतलब क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बात नहीं मानने की? क्या तुम ये रेस्टोरेंट बंद करवाना चाहते हो? गुस्से में आर्यन ने विवेक के पेट में लात मार दी। उफ! विवेक दर्द से चीख पड़ा और धड़ाम से जमीन पर गिर गया। ओए छोटे एक्टर, तेरी हिम्मत कैसे हुई लोगों को ऐसे चोट पहुंचाने की? क्या तू खुद को कानून से ऊपर समझता है? मोहिनी अब और नहीं सह पाई। वो झट से खड़ी हुई और आर्यन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। छपाक, तेज आवाज गूंजी। आर्यन लड़खड़ाकर कुछ कदम पीछे गया और उसके गोरे नाजुक चेहरे पर तुरंत 5 उंगलियों के निशान उभर आए। पल भर में पूरा प्राइवेट रूम सन्न हो गया। सब लोग शौक में गुमसुम बस घूरते रह गए। इतना पॉपुलर यंग मेल सेलिब्रिटी और उसे सबके सामने थप्पड़। ये औरत पागल है क्या? आह! आर्यन दर्द से चीखा, अपना चेहरा पकड़ लिया। चेहरा बिगाड़कर वो मोहिनी की तरफ उंगली करके दहाड़ा। तू कमीनी! तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुझे क्या लगता है मैं 1 मिनट में किसी को बुलाकर तेरा गैंगरेप नहीं करवा दूंगा? ये सुनते ही वंश का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। आंखों में ठंडी चमक उतर आई। वो उठकर इस बेहुदे की धुनाई करने ही वाला था। मोहिनी ने सिर हिलाकर कहा, डार्लिंग, ऐसे लोगों पर टाइम वेस्ट मत करो, मैं संभाल लूंगी। ठीक है, केयरफुल रहना। वंश ने उसके स्किल्स के बारे में सोचा। उसे कोई आम आदमी धमका नहीं सकता था, ऊपर से वो खुद भी यहीं था, तो उसने उसे ही करने दिया। मोहिनी ने सिर हिलाया, फिर आर्यन की तरफ देखकर ठंडे लहजे में बोली, ओए सुंदर लड़के, अभी के अभी मैनेजर विवेक से माफी मांग और निकल जा, वरना मैं तुझे ऐसा पीटूंगी कि तेरे माँ बाप भी तुझे पहचान नहीं पाएंगे। तू हा ही। आर्यन गुस्से में हंसा, लगता है तुझे मेरे बारे में कुछ पता ही नहीं। तुझे पता है मेरा बैकग्राउंड कितना गहरा है। मैं गारंटी देता हूं सुनते ही तेरी डर के मारे जान निकल जाएगी। तो बता दे, देखते हैं तेरा बैकग्राउंड मुझे डरा भी सकता है या नहीं। मोहिनी मुस्कुराई। आर्यन ने ठोड़ी उठाकर घमंड से कहा, मैं गुजरात ओरिएंटल एंटरटेनमेंट ग्रुप का टॉप आर्टिस्ट हूं, और सुन, कुछ वक्त पहले ही ओरिएंटल ग्रुप के चेयरमैन टंडन और उनकी पत्नी ने मुझे अपना धर्मपुत्र बना लिया है। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे धर्मपिता और धर्ममाता छोड़ेंगे नहीं। तब तक चुप खड़ा लोकेश सरीन सिगरेट होंठों में दबाए आगे आया।
वो व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, मैडम, आपने ओरिएंटल ग्रुप का नाम तो सुना होगा, लेकिन शायद इसकी पृष्ठभूमि नहीं जानती होंगी, है ना? मुझे सच में नहीं पता, बताइए। मोहिनी मुस्कुराई, उसे रत्ती भर भी डर नहीं लगा। लोकेश सरीन ने धुएं का छल्ला छोड़ा और बोला, ओरिएंटल ग्रुप गुजरात की सबसे बड़ी एंटरटेनमेंट कंपनी है और ओरिएंटल ग्रुप के पीछे गुजरात का टंडन परिवार खड़ा है, जो 5 बड़े अंडरग्राउंड परिवारों में से एक है। ये कहना गलत नहीं होगा कि टंडन परिवार पूरे साउथ में एक तरह की तानाशाही ताकत है। यहां तक कि पूरे इंडिया में भी उनका इन्फ्लुएंस डरावना है। लोकेश सरीन की बातें सुनकर आर्यन और उसकी टीम के चेहरों पर घमंड वाली मुस्कान और चौड़ी हो गई। विवेक और कुछ वेटर इतने डर गए कि उनके चेहरे पीले पड़ गए। गुजरात का टंडन परिवार इतना पावरफुल है कि उनसे भिड़ने का रिस्क कोई नहीं ले सकता। लेकिन वंश और मोहिनी अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए। तुम हंस किस बात पर रहे हो? आर्यन ने मोहिनी को तिरस्कार से देखते हुए कहा, लगता है तुम्हें अंदाजा ही नहीं कि गुजरात का टंडन परिवार कितना ताकतवर है। सीधी भाषा में मेरे एक शब्द से तुम सब बर्बाद हो जाओगे। इसलिए मैं ऑर्डर देता हूं, अभी घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगो। और अगर तुमने सच में ईमानदारी दिखाई तो मैं मान लूंगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं। जी हां, मैडम, समझदार इंसान जानता है कब झुकना है। पल भर के जोश में गलत लोगों को मत उकसाइए, वरना पछताना पड़ेगा। लोकेश सरीन ने शांत लहजे में कहा, आंखों में साफ तिरस्कार था। मोहिनी हंसकर बोली, हो गया, तुम हो गया। आर्यन चौंका, मतलब क्या है तेरा? मतलब बिल्कुल सीधा है। मोहिनी ने कंधे उचका दिए। मैनेजर से माफी मांगो और खुद निकल जाओ, वरना गुजरात का टंडन परिवार भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। मोहिनी का शांत चेहरा देखकर आर्यन गुस्से से आग बबूला हो गया। वो उंगली दिखाकर दहाड़ा, ओए कुतिया, तुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोल रहा हूं? तू खुद को समझती कौन है? मेरे एक शब्द से तेरा काम तमाम। छपाक। आर्यन की बात पूरी होने से पहले ही मोहिनी ने उसे फिर से जोरदार थप्पड़ मारा। थप्पड़ इतना तेज था कि आर्यन घूमता हुआ धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। आर्यन। मोटी औरत दहशत से चीखी, फिर पलटकर पागलों की तरह चिल्लाई, ओए कुतिया, मेरे आर्यन को मारने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुझे पीट पीट कर मार दूंगी। वो दौड़कर आई, बैग उठाया और मोहिनी के सिर पर दे मारने ही वाली थी कि उसका सिर फोड़ दे। लेकिन मोहिनी बस एक कदम साइड में हुई, फिर हल्के से उस मोटी औरत को धक्का दिया और वो धड़ाम से गिर पड़ी। ये देखते ही कि आर्यन और मोटी औरत दोनों को मोहिनी ने गिरा दिया, कमरे में मौजूद बाकी असिस्टेंट भी चीखते हुए दौड़ पड़े। मोहिनी ने उन्हें देखने तक की जहमत नहीं उठाई। जो भी सामने आया उसे लात मारकर गिरा दिया। बैंग 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 बैंग। देखते देखते बस कुछ ही सेकंड में 5-6 असिस्टेंट जमीन पर पड़े थे जहां लात लगी थी। वही पकड़े कराह रहे थे। विवेक और बगल में खड़े बाकी वेटर दंग रह गए। उन्हें सपने में भी नहीं लगा था कि मोहिनी, जो देखने में इतनी नाजुक लगती है, एक ही लात में लोगों को पटक देगी। उसकी ताकत कितनी होगी? अब बात इस हद तक बढ़ चुकी थी कि विवेक को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। वो बस बार बार चिल्ला पाया, मारना बंद करो, प्लीज मारना बंद करो। मैनेजर विवेक, टेंशन मत लो, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, मोहिनी ने उसे दिलासा दिया। लेकिन ये, विवेक ने फर्जी मुस्कान के साथ कहा, मैडम, आप वाकई गुजरात के टंडन परिवार को नाराज करने का रिस्क नहीं ले सकती। मैनेजर विवेक, गुजरात का टंडन परिवार मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चिंता मत करो। वंश ने चाय का एक घूंट लेकर हल्की मुस्कान के साथ कहा। क्यों? विवेक ने बस गहरी आह भरी और चुप हो गया। उसके हिसाब से इस यंग कपल को पता ही नहीं होगा कि टंडन परिवार कितना खौफनाक है, इसीलिए इतनी लापरवाही कर रहे हैं। अब समझाना भी बेकार था। आखिरकार लड़ाई तो शुरू हो चुकी थी। उसी वक्त आर्यन जमीन से उठा। इतना सब होने के बाद भी जब उसने देखा कि इतने लोग मिलकर भी एक औरत को कंट्रोल नहीं कर पाए, तो वो और भड़क गया। वो बाहर खड़े ब्लैक सूट बॉडीगार्ड्स पर चिल्लाया, तुम लोग अभी तक बाहर क्यों खड़े हो? अंदर आकर मदद करो। अपने मालिक की आवाज सुनते ही काले सूट में 6 बॉडीगार्ड प्राइवेट रूम में दौड़ पड़े। ध्यान से सुनो, इन दोनों कमीनों को मार डालो, इन्हें बुरी तरह पीटो, कुछ भी हुआ जिम्मेदारी मेरी। आर्यन ने मोहिनी और वंश की तरफ इशारा करके गुस्से में ऑर्डर दे दिया। जी। 6 बॉडीगार्ड एक साथ गरजे और मोहिनी की तरफ टूट पड़े। जैसे जैसे मामला बिगड़ रहा था, प्राइवेट रूम के बाहर बैठे मेहमानों ने शोर सुना और दरवाजे की तरफ दौड़ पड़े। अंदर की अफरा तफरी देखकर लोग उंगली उठाकर बातें करने लगे। कुछ तो फोन निकालकर फोटो वीडियो भी बनाने लगे। रिकॉर्डिंग बंद करो,
बंद करो, क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? लोकेश सरीन झटपट दौड़ा, 2-3 बार चिल्लाया, फिर दरवाज़ा बंद करके आर्यन से बोला, आर्यन, अपने लोगों से कहो रुक जाएं, लड़ाई बंद करवाओ, वरना बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। ये स्कैंडल बाहर आ गया तो तुम्हारी पॉपुलैरिटी जाएगी, फिर तुम्हारे एल्बम और फिल्में ठीक से नहीं चलेंगी। आर्यन ने घमंड से सिर उठाया, जब तक मेरे धर्मपिता धर्ममाता हैं, जब तक ओरिएंटल ग्रुप है, जब तक गुजरात का टंडन परिवार है, कौन सा रिपोर्टर या मीडिया हाउस मेरी बुराई लिखने की हिम्मत करेगा? हिम्मत की तो मैं पलक झपकते ही उनकी जुबान बंद करवा दूंगा। जब आर्यन और लोकेश सरीन बातें कर रहे थे, तब तक मोहिनी 6 बॉडीगार्ड्स के साथ लड़ाई में उलझ चुकी थी। ये 6 बॉडीगार्ड ट्रेनिंग वाले थे, स्किल भी था, फिर भी वो मोहिनी के सामने टिक नहीं पाए। और ऊपर से वंश ने जो इंटरनल एनर्जी वाली टेक्निक छाया भेदन के 9 रूपांतरण सिखाई थी, उसका अभ्यास करके मोहिनी की ताकत काफी बढ़ चुकी थी। इसलिए ये बॉडीगार्ड मोहिनी के सामने 3 चालें भी नहीं निकाल पाए। किसी को एक घूंसे से पीछे धकेला गया, किसी को लात मारकर दूर उड़ा दिया गया। कुछ ही देर में कमरे में बस 2 बॉडीगार्ड ही खड़े बचे, बाकी 4 जमीन पर पड़े दर्द से कराह रहे थे, इधर उधर लौट रहे थे, चीख रहे थे, खड़े होने की भी हालत नहीं थी। अब बचे हुए 2 बॉडीगार्ड मोहिनी को डर से देखने लगे, दूसरा अटैक करने की हिम्मत ही नहीं हुई। वो पहले फौजी रह चुके थे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिली थी, स्किल तो अच्छा था, लेकिन सामने खड़ी इस औरत ने उन्हें साफ एहसास करा दिया था कि वो उसे हरा नहीं सकते, और ये बात उन्हें अंदर से चुभ रही थी। तुम दोनों वहां खड़े क्या कर रहे हो? उठो, क्या तुम लोग बॉडीगार्ड एजेंसी के एलीट नहीं हो? एक औरत को भी नहीं पीट सकते, तुम सब निकम्मे हो क्या? आर्यन उन्माद में दोनों पर दहाड़ा। आर्यन की बात सुनते ही दोनों बॉडीगार्ड्स का गुस्सा भड़क उठा। उन्होंने कमर से चमकते खंजर निकाले, आंखों में क्रूर चमक उतर आई और मोहिनी की तरफ दौड़ पड़े। वूश, ठंडी चमक की एक लकीर। एक बॉडीगार्ड ने खंजर उठाया और सीधे मोहिनी की गर्दन पर वार कर दिया। जब सामने वाला हराया नहीं जाता तो चाकू निकालते हो, घटिया। मोहिनी ने व्यंग्य से मुस्कुराकर सिर झुका दिया और वार बच गया। उसी पल उसने दोनों हाथों से उसकी बांह कसकर पकड़ी और झटके में उसे हवा में उछालकर दीवार पर दे मारा। वूश! उसी वक्त दूसरा बॉडीगार्ड बाई तरफ से टूटा और मोहिनी के सीने में खंजर घोंपने चला आया। फक फक करना। मोहिनी ने ठंडी सांस ली, एक कदम पीछे हटकर दायां पैर उठाया और जोरदार साइड किक उसकी ठोड़ी पर ठोक दी। धड़ाम! बॉडीगार्ड पीछे की तरफ उड़ गया, मुंह नाक से खून बहने लगा। पलक झपकते ही मोहिनी ने सारे 6 बॉडीगार्ड्स को गिरा दिया, उनकी लड़ने की ताकत पूरी तरह खत्म हो गई। कमरे में मौजूद हर इंसान दंग रह गया। किसी ने सोचा भी नहीं था कि मोहिनी इतनी जबरदस्त फाइटर निकलेगी। 6 ट्रेनिंग वाले बॉडीगार्ड भी उसे रोक नहीं पाए। उधर चाय पीते बैठा वंश संतुष्ट होकर सिर हिला दिया। लगता है इंटरनल पावर सच में डेवलप करनी चाहिए, क्योंकि अब उसके मुक्के लातों में पहले से कहीं ज्यादा दम है। 6 बॉडीगार्ड निपटाने के बाद मोहिनी ने हाथ झाड़े, आर्यन की तरफ देखा और ठंडे लहजे में बोली, सुंदर लड़के, लगता है तेरे आदमी ज्यादा बहादुर नहीं निकले। चल, अब तुझे बचाने वाला कोई नहीं है। या तो घुटने टेककर माफी मांग, वरना मैं तुझे पीट दूंगी। चॉइस तेरी। ओए कुतिया, ये मत सोच कि तू लड़ सकती है तो तू बहुत बड़ी चीज बन गई। आर्यन डर के मारे कुछ कदम पीछे हटा, फिर गुस्से में दहाड़ा, तूने मुझे मारा, मेरे लोगों को मारा। हमारा ओरिएंटल एंटरटेनमेंट ग्रुप तुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। गुजरात का टंडन परिवार, जहां से मेरे गॉडफादर हैं, वो भी तुझे ऐसे नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तू वैसे भी नहीं छोड़ने वाला तो चल, मैं तुझे पीट ही देती हूं। मोहिनी हल्की मुस्कान देकर आर्यन की तरफ बढ़ी। तू वहीं रुक, पास मत आ। आर्यन डर से पीला पड़ गया और झट से पीछे हटने लगा। उसी पल एक मोटा सा असिस्टेंट दौड़कर आया, आर्यन के आगे खड़ा हो गया और मोहिनी से चिल्लाया, ओए कुतिया, मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो तुझे गिरफ्तार करने अभी आ रहे हैं। तुमने गलत किया और ऊपर से पुलिस बुलाने की भी हिम्मत कर रहे हो। मोहिनी हंस पड़ी, तुझे डर नहीं कि पुलिस तुझे पकड़ने आई होगी? आर्यन अकड़कर बोला, ओए कुतिया, सच सुन, मेरे धर्मपिता मुंबई के कई बड़े नेताओं को जानते हैं। मैं इशारा करूं तो मैं कुछ भी कर लूं, वो मेरा साथ देंगे, तुम्हारा नहीं। ओह, समझ गया। मोहिनी ने सिर हिलाया, फिर वंश की तरफ मुड़कर बोली, डार्लिंग, इस प्यारे लड़के ने कहा है कि पुलिस बुला ली है हमें गिरफ्तार करवाने। तो मैं अभी डायरेक्टर त्रिपाठी को फोन करके कह देता हूं, किसी को भी यहां भेजने की जरूरत नहीं। वंश ने मुस्कुराकर कहा।
ओए बदमाश, खुद को क्या समझता है? डायरेक्टर त्रिपाठी के सामने बड़े आदमी बन रहा है, मजाक कर रहा है क्या? आर्यन ने ताना मारा। वंश ने उसे इग्नोर किया और ललित त्रिपाठी को कॉल लगा दिया। फोन काफी देर बजा, फिर किसी ने उठाया। हेलो मिस्टर वंश, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? ललित त्रिपाठी की विनम्र आवाज आई। डायरेक्टर त्रिपाठी, बात यह है कि आपके पुलिस स्टेशन से अभी नंदन वन में लोग भेजे गए हैं। वंश ने पूछा। हम? मिस्टर वंश, आपको कैसे पता? मुझे कैसे पता नहीं चलेगा? क्योंकि आपके लोग मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो रहा है? मिस्टर वंश, मेरे लोग आपको गिरफ्तार करने क्यों गए? ललित त्रिपाठी की आवाज कांप गई। डायरेक्टर त्रिपाठी, बात असल में ऐसी है। वंश ने शाम की सारी बात संक्षेप में ललित त्रिपाठी को सुना दी। ये सुनते ही ललित त्रिपाठी भड़क गया। ये आर्यन तो बस एक एक्टर है। अगर टंडन परिवार का मसला ना होता तो मैं उसे घास भी नहीं डालता। मिस्टर वंश, निश्चिंत रहिए, मैं अभी अपने लोगों को वापस बुला लेता हूं। ठीक है, अभी के लिए यहीं खत्म करते हैं। वंश हल्का सा मुस्कुराया और कॉल काट दी। फिर वंश ने आर्यन और उसके लोगों की तरफ देखकर कहा, अब तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं। मैंने अभी अभी डायरेक्टर त्रिपाठी से बात की है, आज रात पुलिस नहीं आएगी। अरे वाह, तू तो बड़ा शानदार एक्टर निकला। आर्यन ने उपहास किया। मैं अभी डायरेक्टर त्रिपाठी को कॉल करके देखता हूं तू अब भी ड्रामा कर रहा है या नहीं। लेकिन जैसे ही उसने फोन निकालने के लिए हाथ बढ़ाया, एक वेटर हाँफता हुआ अंदर भाग आया। वो बहुत घबराया हुआ था और विवेक पर चिल्लाया, मैनेजर, गजब हो गया, बहुत भयानक हो गया। विवेक ने भौहें चढ़ाई। धीरे बोल, क्या हुआ? मैनेजर साहब, रेस्टोरेंट के बाहर कई सैन्य गाड़ियां खड़ी हैं और एंट्रेंस पर बहुत सारे सैनिक हैं। वेटर हाँफते हुए बोला। क्या? यहां जो हुआ उससे सेना भी अलर्ट हो गई। विवेक हक्का बक्का रह गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पुलिस को कॉल किया था, फिर सेना क्यों आई? मोटा असिस्टेंट घबराया। हाँ, ये तो बहुत सिंपल है। ये जरूर साउथ जोन के डायरेक्टर त्रिपाठी होंगे जिन्हें मेरी पहचान और पोजीशन पता है। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर सेना को बताया ताकि मामला सीरियस लिया जाए। बस यही है, नो डाउट। आर्यन ठहाका मारकर हंसा। वंश की तरफ देखकर बोला, ओए बदमाश, तू बोल रहा था ना तूने डायरेक्टर त्रिपाठी को कॉल किया और पुलिस नहीं आएगी। ठीक है, पुलिस नहीं आ रही, लेकिन अब सैनिक आ रहे हैं और पुलिस से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं सैनिक। वाह, लगता है गुजरात का टंडन परिवार सच में बहुत पावरफुल है, सेना तक बुलवा ली। इम्प्रेसिव। लोकेश सरीन ने भी वही बात दोहराई और उसकी मुस्कान और फैल गई। ये तो तय है। मेरे धर्मपिता धर्ममाता गुजरात के टंडन परिवार से हैं, उनका इन्फ्लुएंस बहुत है। उनके लिए सेना बुलवाना कौन सी बड़ी बात। आर्यन ने छाती फुलाकर वंश और मोहिनी की तरफ घमंडी इशारा किया। तुम दोनों बेहिया लोग कड़ी सजा के लिए तैयार रहो। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा मेरा बैकग्राउंड और मेरी पावर असल में कितनी खौफनाक है। आर्यन और उसकी टीम का ये तमाशा देखकर वंश और मोहिनी दोनों हंस पड़े, क्योंकि सेना क्यों आई है सच बस वही जानते थे। वंश खड़ा हुआ, आर्यन के पास गया, उसके कंधे पर थपथ पाया और बोला, अरे दोस्त, अब सपने से जागने का टाइम आ गया है। इतनी कम उम्र में तेरे दिमाग में इतने अजीब ख्याल क्यों आते हैं? मोहिनी भी मुस्कुराकर बोली। इतना कहकर मोहिनी ने वंश का हाथ पकड़ा और प्राइवेट रूम से बाहर निकलकर मेन हॉल की तरफ चल पड़ी। वंश और मोहिनी को बाहर जाते देख आर्यन चिल्लाया, रुको वहीं, भागने की कोशिश कर रहे हो क्या? सुन लो, भाग नहीं पाओगे। आर्यन, चलो जल्दी, उन दोनों को निकलने मत दो। मोटे असिस्टेंट ने कहा, ठीक है चलो। आर्यन ने हाथ हिलाया और अपने लोगों को लेकर तेजी से उनके पीछे चल दिया। इस वक्त हॉल के बीचों बीच भारी हथियारों से लैस सैनिकों की दो लाइनें खड़ी थीं। चेहरे पत्थर जैसे सख्त, आंखें तेज और पूरा माहौल फौलादी दबाव से भरा हुआ। उन दो लाइनों के ठीक आगे गरे हरे रंग की मिलिट्री यूनिफॉर्म पहने एक अधेड़ अधिकारी खड़ा था। चेहरा तराशा हुआ, कद लंबा और खड़ा ऐसा जैसे भाला, आंखें बाज जैसी, और उसकी मौजूदगी ही ऐसी कि लोग नजर मिलाने से डरें। वो कोई और नहीं, मुंबई सैन्य क्षेत्र का कमांडर इन चीफ अंशुल माथुर था। अंशुल माथुर के हाथ में गहरे लाल रंग का चंदन का एक डिब्बा था और वो आदर से किसी के आने का इंतजार कर रहा था। हॉल में जो मेहमान खाना खा रहे थे सब दूरी बनाए खड़े थे, किसी की पास आने की हिम्मत नहीं थी। ये क्या हो रहा है? अचानक इतने सैनिक क्यों आ गए? मुझे भी नहीं पता। जो आदमी सैनिक बुला सकता है वो कोई बहुत बड़ा बंदा होगा।
कमांडर माथुर को बुलाने के लिए कोई कितना बड़ा होना चाहिए। मेहमान आपस में फुसफुसाने लगे। उसी वक्त वंश और मोहिनी हॉल में आ गए। क्योंकि अंशुल माथुर ने वंश की फोटो पहले ही देख रखी थी, इसलिए वंश के आते ही वो स्वागत के लिए आगे बढ़ने ही वाला था। लेकिन ठीक उसी समय आर्यन चेहरे पर आत्मसंतुष्ट मुस्कान लिए सबसे पहले आगे कूद पड़ा। ऑफिसर साहब, आप ही वो हैं जिन्हें मेरे धर्मपिता ने भेजा है, आर्यन मुस्कुराकर बोला। फिर अंशुल माथुर के हाथ वाले डिब्बे पर नजर पड़ी तो उसकी आंखें चमक उठीं। अरे, आप सच में मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? अच्छा हुआ आप आ गए, पर गिफ्ट क्यों लाए? ये तो बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। लेकिन जब लाए हो तो मैं ले लेता हूं। हॉल में मौजूद कुछ अमीर और फेमस लोग आर्यन को कमांडर माथुर से हंसकर बात करते देख सन्न रह गए। क्या ये हो सकता है इसी लड़के ने सेना बुलवाई हो? हे भगवान, इस लड़के की पावर तो खौफनाक है। इसने सच में अंशुल माथुर को बुला लिया। आर्यन बोलते बोलते डिब्बा लेने आगे बढ़ा ही था कि रुको। अंशुल माथुर ने तेज आवाज में रोका, फिर घुरकर पूछा, तू कौन है? आर्यन एक पल को जड़ हो गया, फिर बोला, क्या मैं कौन हूं? मैं आर्यन हूं। आप मुझे नहीं पहचानते? आप लोग मेरे धर्मपिता ने भेजे हैं ना? तेरा गॉडफादर कौन है? अंशुल माथुर के चेहरे पर कंफ्यूजन था। मन में सोचने लगा, कहीं ये किसी बड़े अफसर का आदमी तो नहीं। ऑफिसर साहब, मेरे धर्मपिता गुजरात के टंडन परिवार से टंडन किशोर हैं। क्या उन्होंने आपको मेरी मदद के लिए नहीं भेजा? आर्यन ने जल्दी से कहा। बकवास, अंशुल माथुर दहाड़ा। एक छोटा सा अंडरग्राउंड परिवार हमारी आर्मी को कमांड करने का सपना देखने की हिम्मत कैसे कर सकता है? मजाक कर रहा है क्या? अरे, आर्यन पूरा हक्का बक्का रह गया। नहीं, आप लोग मेरे धर्मपिता ने नहीं भेजे। ओए बदमाश, बकवास बंद कर। मुझे किसी गॉडफादर नहीं भेजा। गुजरात के टंडन परिवार का मुखिया भी मुझे भेजने के लायक नहीं है। वो मुझसे मिलने आए तो भी पूरा सम्मान दिखाना पड़ेगा। और तू जिस टंडन किशोर की बात कर रहा है, मैं उसे जानता भी नहीं। अंशुल माथुर ने गुस्से से कहा। फिर वंश की तरफ मुड़कर आदर से पूछा, मिस्टर वंश, ये बदतमीज लड़का कौन है? आपका दोस्त तो नहीं लग रहा है ना? हे, मिस्टर माथुर, ये तो कोई सेलिब्रिटी है। मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता, वंश ने मुस्कुराकर कहा। अंशुल माथुर ने सिर हिलाया, फिर मोहिनी की तरफ देखकर पूछा, मिस्टर वंश, अगर बुरा न माने तो ये कौन है? ओह, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, वंश ने जवाब दिया। नमस्ते कमांडर माथुर, मेरा नाम मोहिनी है। मोहिनी मुस्कुराई और हाथ आगे बढ़ाया। मिस मोहिनी, नमस्ते, मेरा नाम अंशुल माथुर है। अंशुल माथुर ने पूरी इज्जत से मोहिनी से हाथ मिलाया। ये सब सुनते ही आर्यन, लोकेश सरीन और बाकी लोग सबका चेहरा उड़ गया। पहले कुछ सेकंड सब जड़ रहे, फिर चेहरा एकदम पीला और शरीर बेकाबू कांपने लगा। बड़ा पंगा हो गया। साफ था ये सेना उनके लिए नहीं, सामने खड़े इसी यंग कपल के लिए आई थी। कमांडर माथुर, वैसे इस लड़के का हमसे कोई लेना देना नहीं है, पर अभी ये बहुत ही घमंडी बन रहा था। ये हमारा प्राइवेट रूम छीनना चाहता था और हमें बाहर निकालना चाहता था। नहीं जाते तो बोल रहा था किसी को भेजकर हमें मरवा देगा। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा। क्या क्या? इस एक्टर की इतनी हिम्मत कि आपकी वीआईपी बॉक्स छीनने चला आया और आपको जान से मारने की धमकी? ये सुनते ही अंशुल माथुर की आंखें फैल गईं और वो गुस्से से आग हो गया। ब्लैक टाइगर ने उसे वंश के देश के लिए किए कुछ काम बताए थे। उस जैसे जोशीले फौजी के लिए वंश एक सच्चा नेशनल हीरो था। यही वो इंसान था जिसे वो सबसे ज्यादा मानता था, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करता था। अब जब किसी ने वंश का अपमान करने की हिम्मत की तो उसका भड़कना तो तय था। तेरी मां को छोड़ू। वो मुड़ा, पैर उठाया और आर्यन को जोर से लात मार दी। आर्यन धड़ाम से गिर पड़ा। अंशुल माथुर दहाड़ा, ओए सुंदर लड़के, पागल हो गया है क्या? मिस्टर वंश का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? अरे, इन सबको गिरफ्तार करो। जी सर। कई सैनिकों ने तुरंत जवाब दिया और पहाड़ से उतरे बाघों की तरह झपटे और आर्यन व उसके आदमियों को जमीन पर दबोच लिया।